यह चेतना रेडियो है। आप सुन रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के द्वारा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के प्रायोगिक स्वरूप पर व्याख्यान। हमने सोचा था कि वो इनॉग्रेशन होगा और हम पीछे से खिसक लेंगे, तो वो थोड़ा सा सुना। नारायण भाई देसाई, जो महादेव भाई देसाई, जो कि महात्मा गांधी से सेक्रेटरी थे, उनके पुत्र थे, बड़ी सुंदर कथा वो करते थे। तो 5 मिनट 7 मिनट सुना, फिर मैंने वाइफ की तरफ देखा, क्या रुके थोड़ा? उसने भी कहा हाँ हाँ रुकना चाहिए। हम पूरे 2.5 घंटे वहाँ रुके और फिर हम जब गाड़ी चला के वापस जा रहे थे, मैं कहा यार ये तो कुछ अति विचित्र सी बात है। अपन तो इस आयाम को गांधी जी की जानते ही नहीं थे। ये 7 दिन की कथा है, इसको अटेंड पूरी करनी चाहिए। हालांकि शुरू से ही एस्थमा के अंदर मेरी रुचि रही और एस्थमा में मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो बहुत ज़्यादा पेशेंट आते थे, दूर दूर के भी आते। तो उन लोगों ने हमने अभी शाम का टाइम 5 से और 7 बजे का था, वो पीक टाइम होता था पेशेंट का, क्योंकि 3 बजे तक तो हॉस्पिटल होता था, उससे आके शाम का। तो हमने वो क्लिनिक बंद करके 7 दिन तक इतना जबरदस्त अनुभव हुआ, इतना जबरदस्त, इसकी कोई सानी। ये पहला दृश्य। दूसरा दृश्य, अच्छा मैं क्या है कि एस्थमा, सांस के रोग, इनकी रिसर्च के अंदर काफ़ी मेरे अच्छे पब्लिकेशन थे, 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार भी किया था, तो मेरी रुचि और मेरा हमेशा लगाव उसी में रहता। फिर साहब 2012 में SMS हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें हुई और सुपरिटेंडेंट के लिए ज़रूरत पड़ी, तो गहलोत साहब को कुछ लोगों ने कहा साहब कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह इस स्थिति में SMS को संभाल सकते हैं, जो उसमें फ्री मेडिसिन और पेशेंट 10 लाख से 25 लाख हुए। आप समझ सकते हैं कि जिस जगह 10 लाख आए उसकी जगह 25 लाख आए, तो व्यवस्था को सुचारू चलाना कितना कठिन काम है। उस टाइम डॉक्टर नरपत सिंह जी थे, डॉक्टर अशोक पनगड़िया जी थे, इन लोगों ने कहा कि साहब आप वो करें, लेकिन वो हाँ नहीं करेंगे, वो एग्री नहीं करेंगे। तो CM साहब ने उस टाइम मेरे से पूछे, डायरेक्ट आदेश कर दिए, और वो सेक्रेटरी आए कि साहब आपको कोई आदेश दे दिए। मैंने कहा साहब मैं 1 मिनट मिलना चाहूँगा उनसे। बोले मैं तो आदेश दे रहा हूँ, उन्होंने आदेश दिए इसलिए आपको। तो उन्होंने भरी सभा में अनाउंस कर दिया CM साहब ने, वो 1 मिनट का टाइम ही नहीं मिला। और फिर जो ही सभा खत्म हुई, वो प्रेस वाले आगे, अच्छा सुप्रीम साहब आपकी क्या प्रायोरिटी हो आप एकदम भोजन के लेके, ये क्या हुआ? पहला सप्ताह साहब मेरा बहुत कठिन गया, मेरे को नींद नहीं आई। क्यों? प्रशासनिक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपके जो साथी और आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, उनकी यदि गलती करते हैं तो उस गलती को टेकल कैसे करें। एक तरीका है इग्नोर कर दो, इग्नोर करने से शांति बनी रहेगी लेकिन अनुशासनहीनता बढ़ जाएगी। दूसरा है उसको पनिश कर दो, आपने नहीं किया, शो कॉज नोटिस, सस्पेंशन, CC 16, 17, कौन सी होती है धाराएं, उनके अंदर नोटिस देना और वो सारा वो कर दो। उसमें अनुशासन तो बन जाएगा, लेकिन 6 महीने में 5, 7, 10 ऐसे अखाड़े हो जाएंगे कि आप सिर्फ उसी को मैनेज करते रह जाए। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो भाइयों, मजबूरी का नाम मजबूती का नाम अब मैं मजबूर व्यक्ति था कि करूं तो क्या करूं। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि नारायण भाई देसाई ने उस कथा में बताया था कि अक्सर हम गलतियां एक करते हैं, उसको बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, सोरी कहानी, और उसके बाद फिर वही गलती कर बैठते हैं। गांधी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने जीवन में एक गलती सिर्फ एक बार की, उन्होंने गलती दोहराई नहीं। वो क्या जादू था क्या उनमें? क्यों नहीं दोहराई बताओ, कोई बता सकता? क्योंकि वो क्या करते थे, रात को जब डायरी लिखते थे, दिन भर के अंदर जो जो कार्य किया उसके अंदर निरीक्षण के अंदर ढूंढते थे कि क्या गलती हुई। अपनी गलती को बड़ा, दूसरे की गलती को छोटा मानते थे, उस गलती को बताने में संकोच नहीं करते, उसको बताते थे, प्रायश्चित करते थे।
और सत्य की ओर बढ़ते रहते थे। ऐसे उनकी हर गलती 10 स्टेप्स के थ्रू गुजरती थी। तो मैंने उनमें से 3 पॉइंट लिए। पहला, गलती स्वीकार करना ग्लानि के साथ। दूसरा, गलती दोबारा नहीं करने का संकल्प। और तीसरा, प्रायश्चित। अब प्रायश्चित आप इससे समझेंगे कि जब गांधी जी बच्चे थे 13-14 साल के, तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को ट्रीट दिया। एक दोस्त को भूल गए, तो उसने कहा, अरे यार मेरे को नहीं बुलाया। तो अपन क्या कहते हैं, अरे यार तेरा फोन किया था मिला ही नहीं, अरे तेरे घर गया था ताला लग रहा था, अरे यार उधर से उसको मैंने कह दिया तो उसने तेरे को बताया नहीं क्या। ऐसे ही कहते हैं ना। उन्होंने कहा नहीं, मैं भूल गया, गलती हो गई। और गलती के प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपना सबसे प्रिय फल आम 3 महीने तक नहीं खाया। 3 महीने तक उन्होंने नहीं खाया, तो वो 3 महीने तक याद आता था जब भी वो गलती हुई। तो मैंने सोचा कि चलो गांधी जी ने तो ये खुद के रिफॉर्म के लिए लगाया, मैं क्यों ना SMS अस्पताल के अंदर गलती को मैनेज करने में लगाऊं। तो जब ये ख्याल आया, उसके दूसरे दिन मेरे को सूचना दी गई कि साहब SMS की इमरजेंसी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनकी ड्यूटी थी, वो आए नहीं। तो उनको बुलाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इमरजेंसी में नहीं गए। वो आई के असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनका साहब वहाँ पे OT में लेट हो गया, 4 बजे 8 बजे से ड्यूटी शुरू हो गई। मैंने कहा लेकिन आपकी ड्यूटी तो इमरजेंसी में थी, वो महत्वपूर्ण जगह है, तो आपको नहीं जाना, तो बात क्या हुई। तो साहब गलती हो गई, आई एम सॉरी। मैंने कहा आगे बोला कभी नहीं करूँगा। मैंने कहा प्रायश्चित क्या करूँगा। बोले क्या, ये बात गांधी जी वाली बताई। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। तो साहब दोस्तों के साथ शाम को बैठ के और ड्रिंक लेना अच्छा लगता है। मैंने कहा बताओ क्या करोगे। सर 3 महीने के लिए मैं ड्रिंक बंद करूँ। बहुत शानदार। ऐसे ही एक दूसरे यूरोलॉजी के थे, उन्होंने कहा साहब गुलाब जामुन अच्छा लगता है। 3 महीने गुलाब जामुन बंद। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब एक दिन मैं कॉरिडोर में जा रहा था और वो डॉक्टर साहब सामने से लपकते हुए आए, सर 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 2 महीने हो गए, 1 महीने बाद गुलाब जामुन खा लूंगा। मुझे लगा कि कौन सा वो पनिशमेंट इनको देता इमरजेंसी ड्यूटी में नहीं आने का, जिससे इतना जबरदस्त मोटिवेशन हो सकता। मतलब आप देखो, आप अपने दिनचर्या में देखना, कभी भी आपके परिवार में देखना, किसी भी आजकल छोटे से बच्चे को भी आप टोक देते हो तो गांठ बांध के बैठ जाता है। गांधी मार्ग का ये तरीका आपके न तो वैर वैमनस्य हुआ और मोटिवेशन जबरदस्त। सबसे जो बड़ी और ताज्जुब की बात, ये जैसे कुछ घटनाएं हुई तो मेरा जोश बढ़ गया। अरे यार मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया। फिर एक बार क्या हुआ, आप जैसे SMS हॉस्पिटल में जाएंगे तो गर्ल्स हॉस्टल के सामने से गए हैं कभी, है ना। तो गर्ल्स हॉस्टल के सामने रोड थी, वो खुली थी, उसमें से ट्रैफिक जाता था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाता था। तो फिर वो लगा कि जो जब ये 10 से 25 लाख हुए तब ये लगा कि इस गेट को बंद किया जाए, गेट नंबर 1। अच्छा, अब क्या है कि इतने बड़े अस्पताल के अंदर आप यदि कोई भी काम करने की सोचते हो तो उसके अंदर खट से रिएक्शन आता है। तो जैसे ही वो गेट बंद किया, उसके बिल्कुल बगल में एक यूनियन लीडर, जो कि स्टेट लेवल के यूनियन लीडर थे, उनका घर था। तो मैंने कहा भाई ताला लगा दो। तो उन्होंने साहब ताला तोड़ दिया। अब आप बताओ मेरी जगह आप होते, आप क्या करते? मुकदमा दर्ज करते। मुकदमा दर्ज कर देते। वेरी गुड, एक मुकदमा दर्ज करते और दोबारा लगा देते और एक बार बातचीत करते हैं उससे, बातचीत करते। तो 3 अपने पास में आए, मुकदमा दर्ज कराना, दूसरा ताला लगाना और तीसरा बातचीत। तो मैंने क्या किया कि हमारे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर राणावत, उन्होंने कहा सर आपने जो कहा ना वही कर दीजिए। हाँ सर इसमें दे देते हैं, साहब अक्कड़ ठिकाने आ जाएंगे। तो मैंने कहा आप ऐसा करो कि 5 ताले लाओ, 5 ताले लाओ। और तो बोले ठीक है सर, 5 का क्या करेंगे। मैंने कहा तुम लाओ तो यार। तो दूसरे दिन मैंने कहा एक दिन तोड़ दिए, जाके लगाओ। तो वो लगाया, वो फिर तोड़ दिया। तीसरे दिन फिर तोड़ दिया।
चौथे दिन वो बिल्कुल गुस्से में हुआ के मेरे चैम्बर में आया, क्योंकि मैं उसको बुला के, क्योंकि ऐसे देखिए अपन गांधी मार्ग सबसे ज्यादा चिंतन चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। कई बार अपन ये कहते हैं ना कि हाँ साहब हम तो हिंसात्मक की ना, पैसिव नहीं, ये एक्टिविज्म चाहिए, प्लानिंग। यदि मान लिया मैं उनको बुला लेता तो ये हो गया ना कि साहब ये डर गए मेरे से, डर गए तो फिर वो तो अपने सोच से आया था, वही था। अब वो क्रोध में भर के आया तो इसका मतलब कि मैं मेरे हिसाब से उनको टेकल कर सकता था। मेरे से आधे घंटे उन्होंने बात की, उन्होंने सॉरी बोला और फिर मैंने कहा प्रायश्चित क्या करोगे, तो बोले कि सर आप बताओ। तो मैंने कहा वहाँ आपके जो घर के सामने ठेले होते हैं ना फ्रूट के, वो ठेले खड़े हो जाते हैं, उनको आप वहाँ मत खड़े हो। बस ठीक है सर, ये मेरे। तो अब आप देखिए, यदि मैं अरेस्ट कराता, वो अन्याय हमारे साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, देखो साहब हमारे घर है यहाँ, तो काफी चीज हो जाती। तो ये एक तरीका था। एक बार क्या हुआ, क्रोध से आग बबूला होके एक व्यक्ति, मैं एलर्जी क्लिनिक में था और वहां आया, सर आपने पॉलीट्रोमा वार्ड के अंदर डॉक्टर ने राक्षस बैठा रखे, मेरा भाई वहां भर्ती हुआ, उसकी चोट लग गई और वो डॉक्टर दूसरे पेशेंट में लगा हुआ है, मेरे पेशेंट को देख ही नहीं रहा, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। आप मेरी जगह आप हो तो। मैं इंटरेक्टिव इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आप अपने जीवन के अंदर किन घटनाओं में अप्लाई करें। इसलिए मैंने जितना गांधी मार्ग को जितना उपयोगी पाया है समस्याओं के समाधान में, दिनचर्या की छोटी छोटी घटनाओं के समाधान में, उससे आसान कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। इसलिए मैं आपसे चाह रहा हूं कि मेरी जगह यदि आप और वो आग बबूला बिल्कुल साहब राक्षस में उठा रखे हैं और मैं सीनियर एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट, मेरे साथ ही हो सकता है, तो आम आदमी की क्या हालत होगी आपके अस्पताल के अंदर। अब बताओ साहब आप क्या कहोगे। केस की जांच करोगे सर? जांच कराएंगे, हाँ वेरी गुड। और डॉक्टर से बात करते थे, डॉक्टर से बात करते, वेरी गुड। 2 और तीसरा ये कि उससे मैं बातचीत करता, तो मतलब 3 हो गए ना जवाब, एक में बातचीत करता। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको इशारा किया, उनसे बात नहीं की, कुर्सी थी सामने, यूं इशारा किया बैठ गए। मेरे पीए को कहा, मैंने कहा कि वो डॉक्टर साहब से मेरी बात कराओ। बात करते ही मैंने कहा कि हाँ बेटा कैसे हो, बोले सर ठीक है, पॉलीट्रोमा में काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा एक वकील, तो वही बोला था, कील भी नहीं बोला, वकील पूरा। अरे सर एक सिरफिरा वकील आया था, वो बोला कि बाहर निकल, देख तू आ, तू 1 सेकंड। अच्छा, मैंने कहा और सर ये था, ये कहा उसका, डॉक्टर साहब का सुन के मैंने कहा बेटा मेरा एक पर्सनल काम करोगे? बिल्कुल सर मैं करूँगा। तो मैंने कहा इस पेशेंट की तुम इतनी सेवा करो कि जब ये वापस जाए तो तुम्हारे पैर सूखे जाए। बोले यस सर। मैं देख रहा था जो आग बबूला बिल्कुल चेहरा वो धीरे धीरे पिघल गया, मुलायम हो गया। जब मैंने फोन रखा तो सर शुरुआत उन्होंने की थी डॉक्टर साहब ने। मैंने कहा यार आग में घी तो आपने डाला था। अरे सर गलती हो गई सर। तो मैंने कहा यार गलती हो गई तो आगे, बोले आगे नहीं सर, मैं आगे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं करूंगा। तो मैंने कहा फिर प्रायश्चित? तो बोले सर आप बताइए। तो हमने जैसे अस्पताल, एसएमएस अस्पताल में करीब 100 मरीज लावारिस पेशेंट आते हैं हर महीने में। लावारिस किसको कहते हैं? जिसका कोई अपना नहीं है, वो आते हैं। और उनकी देख रेख के लिए मैंने एक अभियान शुरू, एक वो सिस्टम शुरू किया कि कुछ तो वॉलंटियर्स और कुछ जो गलती करते थे उनको प्रायश्चित के अंदर ही ड्यूटी देते कि आप उसकी सेवा करो। तो वकील साहब क्योंकि बिजी आदमी थे तो उनको 2 घंटे का या कि साहब पॉलीट्रोमा में ही सेवा करो। जानते हो वो दूसरे दिन उन्होंने 2 घंटे की ड्यूटी दी और 2 घंटे की ड्यूटी देने के बाद उन्होंने, अभी मेरे पास लिखा हुआ पड़ा हुआ है, उन्होंने लिखा मैंने सुना था डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन आज पहली बार मैंने देखा कि वो भगवान ही हैं। जिस आत्मीयता से खून और मवाद से सने घावों की वो डॉक्टर जब ड्रेसिंग कर रहे थे, मुझे उनमें भगवान का रूप नजर आया। कुछ बोली के कड़वे होते हैं लेकिन काम में वो भी पारंगत होते हैं। तो आप देखिए
जो गांधी मार्ग, गांधी जी का एक शत्रु को मित्र बनाने की कला, अब अपन बाकी वो फैक्ट फाइंडिंग, अपने सच्चाई को ढूंढना, उसकी इंक्वायरी कराना, उस सारी चीज के अंदर यहाँ तो आप देखिए बिल्कुल घोर शत्रु एक जबरदस्त सपोर्टर के रूप में निकल के आया, और वो भी वो कितना इंटेलिजेंट भाई, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, ये चीज ये थी। एक दूसरी घटना में क्या हुआ कि एक दिन शाम को फोन आया, बोले साहब वो एक पेशेंट के अटेंडेंट ने रेजिडेंट डॉक्टर की चांटा मार दी। अरे साहब पुलिस आई, उसको लेगी तो अरेस्ट करके लेगी जो रिलेटिव था जिसने चांटा मारा, और रेजिडेंट तो उसी टाइम एक साथ इकट्ठे हो जाते, 50-100 जने इकट्ठे। मैं गया तो मैंने उन सबको कमरे में बुलाया, फिर जो उसने हरिराम की कुमावत थे वहाँ से जो, उनको कहा कि आप उसको भी ले आओ, जो रिलेटिव जिसको अरेस्ट कर। मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी, फिर वो जो रिलेटिव था वो सर बोले कि सर मैं क्षणिक आवेश में आके मेरे से लग गई, तो मैंने कहा ये सही था क्या? बोले नहीं सर गलती होगी। तो गलती होगी तो मैंने, अब क्या है देखो, यहाँ पे हर जगह एक ही चीज नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ वो जवान लड़के रेजिडेंट डॉक्टर जिनकी चांटा लगा हुआ, गरम खून, 25 साल के, वो हैं, तो उनको मैंने कहा बेटा अब बताओ इसने गलती तो मान ही ली, अब इसका क्या करें? या तो इसके 2 चांटे यहीं मार लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हाँ मार लेते हैं। नहीं, उन्होंने कहा नहीं सर। तो मैंने कहा इसको पुलिस में दे देते। अरे सर पुलिस में छूट जाएगा। तो मैंने कहा फिर क्या करें, इसकी कोई कमेटी बैठा दें कि भाई जांच करेगी वो। नहीं सर कमेटी, तो मैंने कहा सीसीटीवी लगवा दें। हाँ बोले ये तो अच्छा है, तो इसका क्या करें लेकिन? तो बोले कि साहब, मैंने कहा मेरे पे छोड़ दो। बोले सर आप पे ही छोड़ा। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करो, पहले तो आपने इससे गलती की तो इससे सॉरी मांगो। तो उसने हाथ जोड़ के सॉरी कहा, आई एम वेरी सॉरी, आवेश में आके मैंने मार दिया। दूसरा मैंने कहा कि आप ऐसा करो कि प्रायश्चित में क्या करोगे? बोले सर मैं 5,000 रुपये दे देता हूँ। तो मैंने कहा क्या करते हो? बोले साहब मैं एक कोई वहाँ पे कंपनी है उसमें ऑफिसर हूँ। तो फिर वो रीजन नहीं सर 5,000 नहीं, इसके लिए 5,000 मायने ही नहीं रखता। तो मैंने कहा फिर आप ऐसा करो, किसी जरूरतमंद इंसान को ब्लड डोनेट करो। बोले नहीं ब्लड तो मैं डोनेट नहीं करूँगा। मैं क्यों? बोले सर डर लगता है। तो मैंने कहा आपको कभी ब्लड मिला? हाँ सर जब मैं 3 साल का था तो मेरे पापा ने दिया था। बोले क्या तुम्हारे बच्चे हैं? बोले हाँ। दीदी उसकी जरूरत पड़े तो तुम ब्लड दोगे? बोले हाँ दूंगा ना। तो मैंने कहा दे ना। तो फिर एक के खून की उल्टियां हुई थी, उसको ब्लड डोनेट किया। रेजिडेंट एज वेल एज जो देने वाला ब्लड डोनेट हुआ। इतनी आत्मिक खुशी हुई क्योंकि उनको इंट्रोड्यूस इस तरह किया, उनको जिसको एक व्यक्ति था जिसके खून की उल्टी हो रही थी, उसके कोई रिलेटिव नहीं था ब्लड देने वाला, उसको इंट्रोड्यूस ये किया कि आपकी जरूरत देखते हुए ये आपको ब्लड देने डोनेट करने आए हैं। तो अरे साहब आप तो भगवान हो मेरे लिए, आप मुझे जानते ही नहीं फिर भी आप ब्लड दे रहे। तो क्या आपने को गांधी जी का रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर आपको इंटेलिजेंटली सोच के प्लानिंग करनी कि अपन को कैसे करना। अब आप देखो दोनों पक्षों में कितनी मित्रता होगी, और या आप कोई भी तरीका अपनाते थे, उसको जेल में डाल देते, इंक्वायरी कमेटी बना देते, सारी की सारी चीजों के अंदर वैमनस्य तो बना रहता ना। अब वैमनस्य को कैसे खत्म करें? एक मैं और उदाहरण बताता हूँ, उसका मैं उदाहरण हमेशा देता था। गांधी मार्ग फेल हो गया। एक रेजिडेंट था और एक लेक्चरर मतलब वो सीनियर हो, मेडिसिन का रेजिडेंट था, ऑर्थोपेडिक्स के वो थे लेक्चरर। वो अपने रिलेटिव को देखने मेडिसिन में आए। वहाँ रेजिडेंट ने ध्यान ही नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो उसने कहा रे आई एम फैकल्टी। तो फिर उसने भी थोड़ा यूँ देखा, उन्होंने आपस में धक्का मुक्की होगी। तो जो फैकल्टी थे उनके यहाँ खून आ, वो भिड़ गए दरवाजे से, और तो खून आ गया। तो इतने मेरे पास फोन आया, साहब ये ऐसे प्रॉब्लम होगी, साउथ सेकंड वार्ड की बात है। तो मैं तुरंत ऊपर गया, दोनों की बात सुन के फिर उसका नाम लड़के का राहुल था। तो मैंने कहा कि राहुल ये सीनियर थे, इन्होंने अपना परिचय दिया, उसके बाद तुमने इसको नज़रअंदाज किया, ये क्या सही था? मैंने सर गलती होगी तो गलती का तो एक ही वही तरीका। तो मैंने उससे कहा लेक्चर से,
मैंने कहा भाई गलती मान ली, अब बताओ तुम्हें क्या करना है। वही उसको ऑप्शन दिए, पुलिस में दे दें, इंक्वायरी कमेटी बैठा दें, ये वाली चीज़ें। बोले नहीं, तो मैंने कहा भाई मेरे पे छोड़ दो। बोले छोड़ा सर। तो मैंने उसको 3 चीज़ बताई। 1, आप पैर छू के इनसे माफ़ी मांगो। 2, एक ज़रूरतमंद इंसान को ब्लड डोनेट करो। 3, 1 महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर इनको मित्र बनाओ। ही एग्रीड। इसने पैर छू के माफी मांग ली। वो पैर छू के माफी मांगी। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे बोले सर आपको तो इसके 2 चाटे मार ही लेता हूँ। मैंने कहा कि यार अब इसने देखो तुमने एग्रीमेंट कर लिया और उसके बाद इन्होंने माफी भी मांग ली पैर छू के, अब 2 चाटे मारना तो अनएथिकल है। नहीं सर मैं घर जाऊंगा, मेरी बीवी क्या कहेगी कि पिट के आ गए। मैंने कहा कि भाई मैं नहीं करूँगा, तुम वो प्रिंसिपल के पास जाओ। तो वो प्रिंसिपल के पास गए, कमेटी बैठी, 15 दिन तक बयान हुए, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, सारी तरफ से कार्रवाई हुई। 7 दिन के लिए वो जो रेजिडेंट था उसको निष्कासित किया। फिर 7 दिन भी हो गए, वो वापस भी ड्यूटी पे आ गया। तब मैंने बुलाया, मैंने कहा राहुल क्या हुआ बेटा, तुमने ब्लड डोनेट किया कि नहीं, तुमने कहा था ना। अरे सर मैं कराता हूँ। उसी दिन उन्होंने एक को ब्लड डोनेट किया। फिर मैंने कहा अरे उसको मित्र नहीं बनाया। अरे सर वो तो बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है सर। मैंने मेरे पापा से बात की थी तो बोले कि कहीं गलती से भी उसके सामने मत पड़ जाना, वो मन में बड़ी गांठ बांधे, कहीं लकड़ी फकड़ी से मार मूर देगा। तो मैं भी सोचता रहा क्या करूं क्या करूं। तो एक क्या था कि गांधी जी का था चंपारण में, जब चंपारण में गए थे ना वो, तो वहां पर उनको एक कोई जागीरदार ने कहा, वहां जमींदार वो लोग थे और वो उनके अगेंस्ट वर्कर्स के लिए काम कर रहे थे। तो उसने कहा यार ये गांधी अकेला मिल जाएगा तो मैं इसको मर्डर कर दूं। तो उनके जो साथ रहते थे गांधी जी के 5-10 लोग बोले अरे सर उसने कहा है, आज तक एक बार भी उसने बात झूठी नहीं की, अपनी सारी बात सही की सर। अब तो गांधी जी ने क्या किया, सिक्योरिटी बढ़ाने के बजाय उसका एड्रेस पूछ लिया कि वो कहाँ रहता है। और सुबह सुबह 5 बजे वो उसके द्वार पे चले गए, नॉक किया, वो आँख मलता हुआ आप बोले मैंने सुना था आपकी इच्छा है कि मर्डर करना, तो दिन में तो मैं गिरा रहता हूँ, अब छुप छुपा के आया हूँ कि आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। तो क्या मर्डर कर दिया गांधी जी का? नहीं, वो शिष्य बने। तो मैं सोचा यार ये तरीका ठीक है, यार अप्लाई करके देखते हैं, देखे प्रैक्टिकल। तो मैंने उससे कहा कि भाई आप जाओ सुबह। दूसरे दिन जब देखा तो नहीं गया। मैंने क्या सर, मैंने फिर पापा को फोन किया, उनका यार तो सुपरिटेंडेंट के चक्कर में मत पड़े, पिट पिटा जाएगा, हमारा एक ही लड़का है और हम क्या हम छोरे से हाथ धो लेंगे। तो फिर मैंने कहा बेटा कोई नहीं, तू ऐसा कर, मैं तेरे साथ वो राणावत को भेजता हूँ, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उनको मैंने कहा तुम अपनी गाड़ी में बैठा के जाओ, वो राजा पार्क में रहते थे, तो तुम तो बाहर ही रुक जाना, इसको अंदर भेज देना। तो उन्होंने उसको छोड़ा वहाँ। फिर जब वो घर के अंदर जा रहा था, पीछे से मुड़ के देख रहा है डॉक्टर साहब कहीं निकल तो नहीं। वो जब अंदर गए, फिर कोई 20-25 मिनट बाद डॉक्टर राणावत का मेरे पास फोन आता है, सर वो अंदर गया लेकिन अभी तक नहीं आया, मेरे घबराहट हो गई। तो मैंने कहा यार 5 मिनट और इंतजार कर ले, फिर नहीं आया तो मेरे को फोन करना। 5 मिनट बाद पता है क्या हुआ, वो डॉक्टर साहब का उनका फोन है, सर ये हंसता हुआ आ रहा है। उन्होंने वो जैसे ही वो अंदर गया, उसने कहा साहब सर आप उनकी इच्छा थी 2 चाटे मार लो, तो ये प्रस्तुत मार लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तो वो पहले पता भी लग गया, वो एक ही एरिया के थे, एक ही जाति के थे। वो कह रहे नहीं यार तुम तो अच्छे हो, मेरे भाई हो, कोई नहीं यार, अच्छे पढ़ाई करो, अच्छे बनो, चाय पी के जाओ। तो चाय पी के और मित्र बना के वो आ गया। तो आप देखो कि यदि अपन अब कहाँ तो शत्रुता, कहाँ वो कटुता, मन ही मन के अंदर वो जो 1 महीना का पीरियड था, दोनों एक दूसरे के प्रति कितनी वैमनस्यता लिए हुए थे, और वो सारी। एक और किस्सा बताता हूँ। क्या हुआ कि हमारे बेसमेंट था, क्या हुआ कि एक कर्मचारी होली के दिन थे और शराब पी के आ गया और उसने 2 दूसरे कर्मचारियों के चाटे मारे। अब पुलिस आई, पुलिस जो शराबी था जिसने चाटे मारा उसको पकड़ के लेगी।
वो दोनों मेरे पास आए, सर हमारे चांटा मार दिया साहब, बहुत गलत बात है। मैं कह रहा तो बहुत गलत बात है। तो पेशेंटली मैंने सुना, अब बताओ क्या करें, मेरी जगह आप होगे तो क्या करोगे? बेटा आप बताओ, आप यंग पर्सन हो क्योंकि हम जैसे लोग तो क्या है कि 15-20 साल के लिए देश के लिए, आप तो 50-60 काम करोगे। उनसे मिलवाने की कोशिश करेंगे बाद में, उनसे मेल मिलाप करेंगे। ठीक, बैठ। मैंने इनसे कहा उस समय उनको शांत कराने की कोशिश करें। शांत कराने की, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और कोई तो उनके साथ क्या किया जा सकता है? वो पहले पिटा वो तो पिटे हुए, उनसे क्या अपेक्षा है? नहीं बेटा, ये कई बार अपन भूल कर देते हैं। सबसे ज्यादा देखो, एक चीज और बता दूं, सबसे ज्यादा आदमी में परिवर्तन आने का समय वो होता है जब वो गलती किए होता है या गलती हो चुकी है। वो टाइम अपन जैसे बाकी उपदेश देते हैं ना, वो रिसीव नहीं होते। रिसीव होने का एक टाइम है जबकि कोई गलती किया हुआ व्यक्ति है। तो उनको मैंने कहा बेटा ऐसा है, मेरा एक प्रयोग करोगे तुम, तुम्हारा इच्छा नहीं है, अनिच्छा से कर लो। बोले सर बताओ। मैंने कहा उसको जो पुलिस पकड़ के लगे उसकी जमानत तुम दे के लाओ। कुछ तो झिझके, कुछ ठिठके, सर आप कह रहे हैं तो जाइए, जाके जमानत दिला के आए। दूसरे दिन, अच्छा वो बड़ा अच्छा वर्कर था, जो शराब पी के वो अच्छा वर्कर था। तो दूसरे दिन जब वो आया तो पहले मैंने कहा उससे, सतपाल नाम था उसका, सतपाल काम कितनी तरह के होते हैं? बोले सर मैं समझा नहीं। मैंने कहा काम 2 तरह के होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। बुरे काम कौन कौन से होते हैं? बुरे काम जैसे कि मारपीट करना, मर्डर करना, रेप करना, ये बुरे काम है। तुम आदमी अच्छे हो, ये जो तुमने अपने साथी के चांटा मारा, ये तुमने नहीं मारा, ये शराब ने मारा। तो अच्छे और बुरे काम में क्या तुम ये तीनों काम करोगे? बोले सर मैं क्या बोलूं, मेरे से तो गलती होगी। मैंने कहा ये तीनों गलत काम जो है वो इंसान नहीं करता, पर यदि वो जादूगर का नाम बताओ जो कि आपसे बुरे काम करा सकती है, वो है शराब। आपकी इच्छा के विरुद्ध आदमी चाकू ऐसे मारता है जैसे कि ब्रेड के ऊपर बटर लगा रहा हो। तो आप जहां भी देखोगे वहां अवश्य पाओगे कि जैसे क्राइम हुआ, एक बोतल खाली शराब की भी मिली, तो ये शराब है। तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। बोले सर आज के बाद मैं शराब का सेवन नहीं। मैंने कहा अब आई बात, मैं उसको ये भी कहा देखो ये तुम्हारी जमानत दी उन्होंने, इससे वो बहुत भाव विहल हो गया। फिर बेसमेंट के करीब 150 कर्मचारियों के सामने जैसे अपनी मीटिंग है, उसमें मैंने यही बात कही कि सतपाल कैसा आदमी है? बोले साहब आदमी वर्कर अच्छा था, बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा इससे गलती शराब ने कराई और आज इसने शराब छोड़ दी। आप लोग क्या कहना चाहते हो? उन कर्मचारियों में से 2 ने शराब छोड़ दी। आप देखिए गलती को आप यूज कैसे कर सकते हो। वैसे अपन भाषण दे शराब बुरी होती है, इसलिए ये हानि होती है, कोई नहीं छोड़ता। आंख की शर्म या आपका ओहदा देख के फिर भी झूठ बोल के कह देंगे, कर देंगे, नहीं करते नहीं है। पर उस समय वो किया। अब सतपाल को प्रायश्चित के लिए क्या? प्रायश्चित के लिए उसको 3 दिन सेवा में ड्यूटी। वो 3 दिन के बजाय 6 दिन बाद मेरे पास आया, और 6 दिन बाद जब आया तो वो पता है क्या बोलता है? वो बोला साहब मैं आपकी जो सेवा की थी उसमें मैंने 6 ड्यूटी दे दी। मैंने कहा यार 6 क्यों दी? तुम्हारे तो प्रायश्चित 3 का ही था। तो पता उसने क्या कहा? उसने कहा साहब मेरे को उस पेशेंट से लगाव हो गया। अच्छा क्या लगाव हो गया? बोले साहब अब मेरे पास क्यों आया? बोले साहब उसके पैर में एक इंस्ट्रूमेंट लगेगा, फ्रैक्चर हो गया, 10-12 हजार का आता है, तो सर वो दिलवा दें तो। अच्छा वो कंपनी वाला भी प्रायश्चित में फंसा हुआ था। तो उसने वो 10-12 हजार रुपए का इंस्ट्रूमेंट दे दिया, और दे दिया तो वो व्यक्ति जब गया तो सतपाल को जब जाते हुए साहब मेरे भगवान ये, पर पता वो व्यक्ति कहाँ का था? वो
राजस्थान का नहीं था, वो झारखंड का था। कहीं ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो सतपाल हिंदू था, वो मुसलमान था। तो सेवा के अंदर जैसे जो ड्यूटी देते थे उनके, जैसे कईयों के छात्रों के उनके वो संस्मरण और वो चीजें, एक बच्ची का सुना देता हूँ कि ये वॉलंटियर, ये तो प्रायश्चित वाली बात थी, ये वॉलंटियर थी लड़की। मैंने नर्सिंग के अंदर कहा भाई आप में से कौन सेवा में ड्यूटी, तो एक लड़की बोले मैं दूंगी साहब, उसकी ड्यूटी थी। तो जब वो गई पेशेंट के पास, तो वो पेशेंट लेडी थी, वो मलमूत्र के अंदर सनी हुई बेडशीट के ऊपर लेट, तेज बदबू आ रही और उस टाइम उसकी कोई, क्योंकि कोई रिलेटिव है ही नहीं, तो अपने एसएमएस में तो बिना रिलेटिव तो कोई चीज होती नहीं ना। वो वहां बैठी 5 मिनट मुश्किल से बैठी, फिर वो दौड़ पड़ी, यार भागो यार, काहे की सेवा, भाग के बाहर वार्ड से निकल के बाहर कॉरिडोर में आई, तो उसकी आत्मा बोली कि यदि तेरी माँ होती तो भी तू भाग जाती है। वापस लौट के आई, उसने स्वीपर को बुलाया, कपड़े चेंज किए और किए, सुबह तक पेशेंट को थोड़ा होश आया, और फिर जाते जाते उसकी आंखों के अंदर जो उसके प्रति जो स्नेह देखा पेशेंट का, उसने अपने कागज के अंदर लिखा कि साहब ये मेरा जीवन का बेस्ट दिन था, मेरे को इतनी खुशी आज तक कभी नहीं मिली, ये मेरा बेस्ट दिन था। इसीलिए ये इन सारी बातों को संकलन करके और मैंने किताब लिखी गांधी मार्ग मेरे प्रयोग, ये तो हिंदी में, और इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट्स विद गांधी मार्ग। कॉलम भी आता है वो उस पूरी किताब को दैनिक नवज्योति के अंदर उन्होंने छापा था। अच्छा ये क्या हुआ कि जैसे ये गांधी मार्ग के भी सैकड़ों प्रयोग किए। अच्छा एक चीज और, इसके अंदर गांधी मार्ग अप्लाई करने के लिए 2 चीज जरूरी है, एक तो ईमानदारी और एक निडरता, ये 2 आवश्यक है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अंदर एक बार क्या हुआ कि एक आया मेरे पास में, कार्डियोथोरेसिक के हेड थे डॉक्टर अनिल शर्मा, उनका फोन आया रात को 12 बजे, सर एक पेशेंट है बहुत सीरियस है और उसकी स्टेंट लगेगा। बोले साहब वो जेल में था, वो कैदी था, उसके लिए परमिशन नहीं आई। तो मैंने कहा कितने का है? बोले साहब 1.5 लाख। तो मैं हिसाब लगाने लगा, मैंने कहा यार कि मान लिया परमिशन नहीं आई तो हमने ऐसा कर सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए जेब से लगेंगे। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, ऐसा है आप तो लगवा लो, वो 1.5 लाख की तो रिस्क है। बोला ठीक है साहब। अरे नहीं सर आधे मैं दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, उसके लगा दिया साहब। अब वो जेल से सैंक्शन आई या नहीं आई? जेल से सैंक्शन नहीं आई, जेल से सैंक्शन लेके जेलर खुद आए, बोले सर अपने तो फाइल चलती ही नहीं है और आपने तो 1.5 लाख की रिस्क ले ली। तो बोले कि 1.5 लाख की आपने रिस्क ले ली, तो मैंने कहा कि मैं जाके साहब से मिल के आता हूँ। तो वो जेलर खुद चल के आए। तो इसलिए क्या है, इंसान खुद के लिए करता है तो नितांत अकेला होता है, लेकिन दूसरे के लिए करता है तो पूरा जहां आपके साथ होता है। एक क्या हुआ जो आप, अच्छा मैं गांधी जी से लग जाता हूँ। हाँ, वो एक बच्चा था 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो उसका 48 बच्चे थे उस क्लास में पूरे, उसमें उसका 47वां स्थान आया। बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गया। अच्छा वहां पे ऐसी संगत में पड़ गया कि पिताजी की जेब से पैसे चुरा के बीड़ी भी पी ली, कोई मीट नहीं खाता घर में तो मीट भी खा लिया। तो डरपोक इतना कि रात के अंधेरे में पिछवाड़े में जाते हुए भी डर लगता था। ये अच्छा बालक था या बुरा? चलो दूसरा एक बात बताओ, जब आप 12-13 साल के थे तो आप इससे अच्छे थे या बुरे? जो जो अच्छे थे वो हाथ खड़ा करो। तो अब देखो, ये मनीष जी सही कह रहे हैं, ये मोहनदास करमचंद गांधी थे। अब आप बाल्यकाल के अंदर बालक गांधी से सारे लोग अच्छे थे, इसका मतलब ये है कि आप में गांधी जी से भी बढ़िया बनने का पोटेंशियल है। वो बात हम उन बच्चों को बताते हैं कि भाई आप में तो गांधी जी से भी ज्यादा, क्योंकि सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, हाँ साहब हम तो इस बच्चे थे, तो भाई आपको तो ज्ञान है, लेकिन उनको तो ये भी नहीं पता है कि ये गांधी जी थे क्या, कि नहीं साहब इससे तो हम बहुत अच्छे हैं।
वैसे तो बहुत अच्छे हैं, वही अच्छे हैं तो आप गांधी जी इतने महान, सबसे महान शताब्दी के व्यक्ति हुए, उनसे भी ज्यादा अच्छे बन सकते। तो उनको एक स्टेप तो ये बताइए कि उन्होंने एक गलती को दोहराया, इसलिए वो धीरे 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 निखार आता गया। दूसरी चीज सत्य क्या है, गांधी जी ने इसकी सत्य की डेफिनेशन बड़ी सुंदर दी। उन्होंने दिया विचार, वाणी और व्यवहार तीनों की एक रूपता ही सत्य है। आपने जो सोचा वो बोला वो किया, इनमें कहीं गैप नहीं। तो आपको सोचने की और फिल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं, जो सोचा वो बोला और वही किया। तो उसके अंदर हम क्या करते थे, फिर उनकी 25-30 स्लाइड के अंदर बताते थे कैसे एक बुरा बालक बुरे बालक से महात्मा गांधी बना, और वो लास्ट तक जाते जाते बड़े मोटिवेटेड हो जाते। फिर उनको हम एक पोस्ट कार्ड देते और एक प्रयोग करने के लिए कहते। उनको हम हर बच्चे को जो भी प्रयोग करना चाहता 100 रुपए देते। 100 रुपए में से 50 रुपए खुद पर खर्च करो। किस काम में? उस काम में जिससे ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले। कोई 50 रुपए की, मैं तो यार आइसक्रीम खाऊंगा, मैं तो जूस पीऊंगा, जलेबी खाऊंगा। 50 रुपए में जो आए वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ। और 50 रुपए किसी जरूरतमंद की मदद, जरूरतमंद की 50 रुपए मदद, ये करो। तो एक बच्चे ने पोस्ट कार्ड में लिखा, मेरे जीवन का सिद्धांत था काम बनता अपना, भाड़ में जाए जनता। मतलब मेरे जिंदगी का 12वीं क्लास का बच्चा था, भाड़ में जाए जनता, ये था। तो बोले कि वो 100 रुपए दिए, तो मैंने कहा हाँ तो मजा आ गया। फिर वो स्कूल से वो प्रोग्राम सुन के और फिर वो अपने स्कूल से साइकिल लेके जा रहा था। इतने में उसने देखा कि एक गाय थी, उसके पैर में चोट लग रही थी, खून बह रहा था। तो अचानक उसके दिमाग में आया, यार ये डॉक्टर साहब ने दिया देखे, पर ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसके पट्टी बांध देगी। तो बोला, मैं दुकान पे गया, वो मोहल्ले का है, उस मोहल्ले में ही थी दुकान, उससे कि भाई पट्टी दे, डिटोल दे। तो उसने वो पूछ बैठा, भाई क्या हुआ? बोले कि ऐसे ऐसे गाय है, उसकी मुझे पट्टी करनी। फिर मैंने उससे कहा पैसे दिए, बोले नहीं रहने दो। तो बोले मैं एकदम अवाक रह गया, वो दुकानदार जो 5 रुपए का डिस्काउंट करने के अंदर भी इतना ज्यादा परेशानी करता था, वो टोटल फ्री दे रहा है, ये क्या हुआ? तो बोले कि नहीं, मैंने फिर उस बच्चे ने लिखा, मैंने कहा नहीं ये तो प्रैक्टिकल का पार्ट, पैसे तो दूंगा नहीं, मेरे खर्च कैसे होंगे? तो वो पैसे देके और फिर गाय के पट्टी बांधने लगा। तो बोले कि उस टाइम में क्या देखता हूँ सरप्राइजिंगली, 4-5-7 लोग अपना काम छोड़ के मेरी मदद के लिए आ गए। अरे ये क्या हुआ? वो कोई आता ही नहीं है किसी की मदद के लिए, ये एक साथ क्यों आ गए? तो वो जो बेसिकली करुणा दया वाली जो चीज है वो उसके अंदर आ गई। अब एक बार एक्चुअली क्या कि हमारा जो प्रोफेशन है वो बड़ा अलग तरह का है, अलग तरह का मुझे ख्याल नहीं था। मेरे पास एक्चुअली क्या है, पेशेंट्स का बहुत ज्यादा वो रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं लोग, तो एक साथ उसमें भी 3-4 साथ आ जाते हैं। तो एक लेडी आई, उसने कहा कि साहब, लास्ट में वो जब 2-3 दिखा चुके तब उसका नंबर आया, उसने कहा साहब आपका प्रोफेशन तो बड़ा ग्रेट है। मैंने कहा आप क्या करते हो? बोले मैं इनकम टैक्स ऑफिसर। तो मैंने कहा भाई हमने तो सुना आपका बहुत ग्रेट है। तो बोले साहब तुलना करते हैं, देखो। बोले कि मैं जब आई तो बहुत तेज अस्थमा था, मैं ऑलमोस्ट रोते हुए आई, और साहब आपने नेबुलाइजर दिया और उसके बाद में हंसते हुए, और साहब हमारे से कोई आता है तो आता तो हंसते हुए है लेकिन जाता रोते हुए। बोले साहब अस्थमा रात के टाइम बहुत ज्यादा होता है, मेरे को कई दिन से नींद नहीं आ रही थी, आपने मेरे को दवाई दी, इनहेलर दिए, उसके बाद में चैन की नींद सोई। और साहब हमारे पास कोई आता है तो आता तो चैन की नींद लिए हुए लेकिन उसकी नींद उड़ जाती। और तीसरी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात उसने कही वो थी, साहब मैं जब आपको देख रही दूसरे पेशेंट को देखते हुए, आप वो जो कह रहा था वो 100% सत्य मान रहे थे, उसमें कहीं भी क्रॉस क्वेश्चन या कोई मतलब ही नहीं, कोई भी। और साहब हमारे कोई मेरे पास कोई आता है तो सत्य बोलता है तो भी मैं उसको झूठ मानता हूँ। आप तो सत्य की राह के अंदर चलने वाले लोग हो, जहाँ सच्चाई है निरंतर। तो ये तो
मेरे को रियली ये तीनों ही आर्गुमेंट मैंने कभी जीवन में सोचे नहीं जो उन्होंने। तो अब हमारे को अप्लाई करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई गांधी बात, लेकिन आप सबको भी कहीं कठिनाई नहीं है। एक आयाम है जहां आप कर सकते हो, बताओ कहाँ? क्योंकि ईमानदारी चाहिए और निडरता चाहिए। बताओ कहाँ अप्लाई करोगे? SMS के अंदर जब ये काम, तो मेरे मन में ये गलतफहमी हो कि यार जब SMS को अपन सुधार सकते हैं गांधी मार्ग से, तो अपन देश को क्यों नहीं सुधार सकते? मैंने कहा आम आदमी पार्टी का था, मैंने कहा आम आदमी से लड़ेंगे। उस टाइम मेरे पास में जो बीजेपी की CM थी, वहां से भी मैसेज आया कि आप झुंझुनू से लड़ दीजिए साहब, वो आपके क्षेत्र है, आपका गांव भी वही है और हमें MP का कोई कैंडिडेट नहीं मिला। तो मैंने तुरंत मना कर दिया उनको। फिर बोले आप अपने पिताजी से पूछ लेना। मैं कहा साहब वो कुछ भी कहें, मेरा निर्णय ये रहेगा, क्योंकि मेरा जो है राजनीति में आने का एकमात्र लक्ष्य ये है कि भाई देश बदले, इसलिए बीजेपी से नहीं लड़ूंगा। वो तो बोले कि अच्छा ठीक है साहब, तो आम आदमी पार्टी से लड़े। लेकिन होता क्या है राजनीति के अंदर, जब भी अपन कभी किसी से, जैसे मैंने चुनाव लड़ा, तो उस टाइम में जिन लोगों का जो साथ दिया, बाद में जब मैं देखता था तो वो जब आते थे तो हमेशा अपेक्षा रखते थे कि भाई लाइन छोड़ के वो आ जाए या कोई भी चीज़ है वो गलत करें। तो इसलिए क्या है कि उसके अंदर हमें बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन चाहिए। एक घटना जो मैं अंतिम सुनाऊंगा आपको, हुआ क्या कि जब SMS में मैं सुपरिटेंडेंट था तो मुझे बने हुए लगभग 1 महीना हुआ था। तभी ये बताया कि ठेका कर्मचारी जो कि रीढ़ की हड्डी होते हैं, उन्होंने करीब 1000 कर्मचारी थे, उन्होंने हड़ताल कर दी। मैं बुरी तरह घबरा गया। उस टाइम फिर मीटिंग हुई, MP साहब थे वो भी आए और सबके साथ मैंने फटाफट में कहा कि यार आपकी जितनी मांगे सारी एग्रीड। एक सिर्फ बात रहेगी तनख्वाह। तो तनख्वाह बोले कि नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो तो मेरे हाथ में ही नहीं है। भाई SMS के ठेका कर्मचारियों की अलग हो और अलोर के ठेका कर्मचारियों की अलग हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बोले ठीक है साहब, हम बाहर हमारे साथी खड़े हैं, उनसे पूछ के आते हैं। वो अंदर आए, आके उन्होंने कहा नहीं साहब, वहाँ बाहर गए, वो नहीं साहब हमको मंजूर नहीं है। क्यों? बाहर जब वो गए तो उन्होंने कहा अरे एक दिन में इतना मिल गया, तो 5वें दिन तो अपनी सैलरी के ऑर्डर आ जाएंगे। मैं बड़ा मायूस, हताश और बिल्कुल मायूस होके, और मैं अपने चेम्बर में बैठा था। इतने में उस टाइम ETV होता था, ETV के पत्रकार थे बाबूलाल धायल। वो आके फट से यूं माइक मुंह के लगा, सुपरिटेंडेंट साहब स्ट्राइक के ऊपर आपके क्या कमेंट है? मैं बिल्कुल डिप्रेस हुआ पड़ा कि अब कैसे करेंगे ये पेशेंट, इतने 1000 पेशेंट एडमिट हैं और उनका। मेरे मुंह से अचानक ही ख्याल आया। मैंने कहा यदि आपको SMS अस्पताल ने जीवन में कभी भी मदद की है तो ये समय आ गया उस ऋण को उतारने का। आप कल आइए एज ए वॉलंटियर बन के और काम कीजिए। आश्चर्यचकित रह गया जब अगले दिन 20 आ गए। फिर मैंने कई हॉस्टल्स के बच्चों को बुलाया, दूसरे दिन 100 आ गए, चौथे दिन 500 वॉलंटियर आ गए। और उस दिन अपने जो राजेंद्र जी पारिक थे उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, वो आए, तो वो किसी पेशेंट से मिलने आए थे। फिर वो जाते जाते बोले डॉक्टर साहब आज बड़े संभ्रांत व्यक्ति ट्रॉली खींचते हुए मिले, झाड़ू लगाते हुए मिले। तो मैंने उनको बताया, तो बोले अरे ये तो एक तरह से सत्याग्रह से हड़ताल का निवारण तो एक नई चीज है। अखबारों में भी छपा कि सत्याग्रह से हड़ताल का इलाज ढूंढा SMS अस्पताल में। और चौथे 5वें दिन सारी चीजें पटरी पे आ गई। अब वही लोग जो हड़ताल करने वाले उस दिन टेबल छोड़ के चले गए, वो आए, सर आप तो हमें वही दिला दीजिए जो आपने पहले दिन कहा। तो मैंने कहा कि आपने उस दिन ये कहा था कि हमारी जनता, उन्होंने मना कर दिया, तो मैं आपसे नहीं, मैं जनता से बात करूँ। फिर वो CK मैथ्यू साहब थे चीफ सेक्रेटरी, उनका वो डॉक्टर साहब कर दीजिए ना। मैंने सर 1 दिन का वक्त दे दीजिए। तो फिर उनको
ऑडिटोरियम में करीब 600 कर्मचारी इकट्ठे हुए। उनको मैंने पहले तो वो तंबाकू और शराब वाली फिल्म बताई, उनसे भी यही बात की, भाई काम कितनी तरह के होते हैं, हिसाब अच्छा और बुरा। तो भाई बुरे काम हत्या है, मर्डर है, रेप है, तुम करोगे क्या? और नहीं करेंगे तो बताओ उस जादूगर का नाम जो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे सब काम करा ले। क्योंकि भाई शराब वो चीज है। ऐसे ही वो बीड़ी सिगरेट का बताया। फिर मैंने उनको कहा कि 8वां दिन है आज हड़ताल का, न आपका कुछ बिगड़ा न हमारा, बिगड़ा उस व्यक्ति का जो अपने कष्ट के कारण वहां भर्ती था। और ये कष्ट के कारण जो भर्ती व्यक्ति था ये और दुखी हुआ, दुख पाया, तो ये क्या सही था क्या? बोले नहीं सर, गलती हो। मैंने कहा भाई गलती का तो हमारे एक ही बात है, आगे करोगे? बोले नहीं सर, आगे हम हड़ताल नहीं करें। तो मैंने कहा ऐसा है, प्रायश्चित क्या करोगे? तो बोले साहब प्रायश्चित आप बताइए। मैंने कहा पहली चोरी नहीं, दूसरी काम चोरी नहीं, तीसरी पेशेंट से मृदु बोलेंगे, चौथा यूनिफॉर्म में रहेंगे, और 5वां बीड़ी गुटखा और शराब का सेवन नहीं करेंगे। क्या हुआ होगा? सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसको लिखवा के ले लें। तो अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं वो, मेरे ख्याल से 250-300, उसके अंदर संकल्प पत्र, उसके अंदर उन्होंने ये 5 प्रतिज्ञा एज ए प्रायश्चित उन्होंने दी। तो आप ये देखिए कि यदि आप ईमानदार हैं और निडर हैं, निडरता, तो आप, और जो लास्ट के अंदर जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईमानदारी और निडरता एक जगह हर आप व्यक्ति के अंदर आती है, और वो है आपका परिवार। परिवार के अंदर चाहे आदमी बाहर कैसा भी हो, घर के अंदर ईमानदार होता है या नहीं? और वहां पर यदि आप फैमिली के हेड हैं तो यदि अनबायस्ड वे में इस चीज को अप्लाई, जैसे एक छोटा सा ये है प्रायश्चित वाला, यदि ये चीज ही अप्लाई कर देते हैं, कम से कम परिवार के अंदर न तो मनमुटाव होंगे और मोटिवेशन के साथ के अंदर ये चीज समाप्त होगी। धन्यवाद। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुन रहे थे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के द्वारा शांति एवं अहिंसा निदेशालय राजस्थान सरकार जयपुर में बीकानेर संभाग के लिए आयोजित गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में दिए गए व्याख्यान का प्रसारण।